नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले आधे घंटे में आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। उन्होंने आज नेशनल कैडेट कोर के युवा कैडेट्स का जोश बढ़ाया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने तरह तरह के कार्यक्रम पेश किए। शुरुआत हुई दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री के परेड के निरीक्षण से। परेड निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने कैडेट्स को पुरस्कार बांटे और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर पीएम ने एनसीसी कैडेट्स को विकसित भारत के लिए मिलकर प्रयास करने का मंत्र दिया। देश के बड़े मुद्दों से जुड़ने की सलाह भी दी। वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और सेना प्रमुख भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। इस दौरान सीएम योगी और संतों ने अमित शाह पर संगम का पवित्र जल डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान के बाद अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन भी कराया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी और पूरा परिवार भी था। स्नान के बाद अमित शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा की। इसके बाद वो अक्षय वट पहुंचे। अक्षय वट के दर्शन पूजन के बाद शाह परिवार ने स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचकर भोजन किया। इससे पहले शाह का विमान सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। वहां से शाह बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में उतरे और कार से अरेल घाट पहुंचे। स्टीमर से वीआईपी घाट जाने के दौरान सीएम योगी और संत भी उनके साथ रहे। इस दौरान अमित शाह और उनके परिवार के लोगों ने चिड़ियों को दाना भी चुगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी की तरफ से लखनऊ में हुए महाकुंभ संवाद के दौरान सीएम योगी ने हर मुद्दे पर बेबाक राय रखी और संभल के संदर्भ में मोहन भागवत के मंदिर वाले बयान पर पहली बार अपनी बात रखी। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि संघ प्रमुख की बातों को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि संभल एक सच्चाई है। श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार की भूमि है और उसकी सच्चाई को पुराणों के माध्यम से ही देखना चाहिए। अपनी बातचीत में उन्होंने ये आईने अकबरी का भी जिक्र किया। देखिए, संभल एक सच्चाई है। सरदेव सरसंघ चालक जी ने इसी बात को कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जिसकी मर्जी आ रही है वो जाकर के एक पीआईएल कर रहा है। ये क्या तरीका है भाई? आप उन मुद्दों को उठाइए जिसमें वास्तविकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्य को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सामने आएगा और अपना सही रूप दिखाएगा। संभल अपना वही रूप दिखा रहा है। 29 फरवरी को मौनी अमावस्या है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में इस मौके पर पवित्र स्नान के लिए भक्तों का सैलाब जुटना शुरू हो गया है। हर दिशा से संगम की तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हाईवे पर श्रद्धालुओं का सैलाब है। माना जा रहा है कि इस बार मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पावन स्नान कर सकते हैं। पूरे मेले के क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और क्राउड कंट्रोल के लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मेला प्रशासन और कुंभ पुलिस दोनों की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन महाकुंभ स्नान के लिए प्लेन से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ गई है। एयरलाइंस ने हवाई किराए में कई गुना बढ़ोतरी की है। यही पता चल रहा है कि एयरलाइंस ने इस फेयर को हाइक किया है। इसमें कोई भी ट्रैवल एजेंट का तो इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है प्राइस डिसाइड करने में, तो डेफिनेटली ये एयरलाइन की कॉल होती है कि उनको क्या प्राइस सेल करना है। और अभी क्योंकि 29 एक स्पेशल डेट है मौनी अमावस्या की, जिसके वजह से और ज़्यादा डिमांड हाइक हो गई है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऑफिशियल पोर्टल और नियमावली भी आज लॉन्च कर दी। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए एक जैसे अधिकार और जिम्मेदारियां तय होंगी। सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के समान कानून होंगे। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। यूसीसी लागू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने 9 देशों में लागू यूसीसी का अध्ययन किया। इसके बाद लोगों की राय लेकर इसे लागू किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 नेताओं को बाहुबल दिखाना भारी पड़ गया। हरिद्वार के खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन और खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश कुमार कानून के फंदे में फंस गए और प्रणव चैंपियन को जेल जाना पड़ा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रणव चैंपियन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया, जबकि उमेश कुमार को पेशी के बाद जमानत लेनी पड़ी। प्रणव चैंपियन के मामले की अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। इससे पहले रुड़की में दोनों नेताओं के बीच जो कुछ हुआ वो सबने देखा। प्रणव चैंपियन ने दल बल के साथ उमेश कुमार के कैंप ऑफिस पर धावा बोल दिया। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग हुई। इससे भड़के विधायक उमेश कुमार भी पिस्टल लेकर दौड़ पड़े, जिन्हें पुलिस और दूसरे लोगों ने रोक लिया, जिससे गुस्साए उमेश कुमार समर्थकों के साथ 25 जनवरी की रात चैंपियन के लडोड़ वाले घर पहुंच गए थे। इसके बाद बदला लेने के लिए प्रणव चैंपियन ने उनके कैंप ऑफिस पर धावा बोल दिया। बिहार का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 2 टीचर एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि अचानक उनके ऊपर एक पेड़ की शाखा टूटकर गिर गई। मीनापुर इलाके में देवी स्थान के पास हुए इस हादसे में महिला टीचर की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे पुरुष टीचर की हालत गंभीर है। विशाखा और फूलबाबू राय नाम के दोनों टीचर मीनापुर ब्लॉक के तालिमपुर मिडिल स्कूल में तैनात थे। सुबह के वक्त ये दोनों रोज की तरह ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में सामने से एक कंटेनर आया, जिसमें फंसकर पेड़ की मोटी डाल टूट गई। बाइक पर सवार टीचर्स इसकी चपेट में आ गए। ये सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास दूसरे लोग भी थे, जो दोनों बाइक सवारों की मदद के लिए तुरंत पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाइक की पिछली सीट पर बैठी महिला टीचर विशाखा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की थी और मुजफ्फरपुर में किराए के मकान में रहती थी। घायल टीचर फूलबाबू राय को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब बात पंजाब के अमृतसर की। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने पर यहां पर शुरू हुआ विवाद काफी बढ़ गया है। इस घटना से भड़के लोगों ने अमृतसर के बाजार तक बंद करा दिए। इसके बाद पंजाब से शुरू हुए इस विवाद पर दिल्ली की राजनीति गर्म होने लगी। बीजेपी ने सुबह सुबह एक पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से माफी की मांग की गई। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी में कांग्रेस ने भी कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल की पार्टी का रिश्ता देश विरोधी ताकतों से जोड़ दिया। इस पर आम आदमी पार्टी का भी जवाब आ गया। इस तरीके के घटिया लोग तो हर राज्य में होते हैं जो अंबेडकर का अपमान करते हैं, और हमारे अपने राज्य में अंबेडकर जी का अपमान खुल्लम खुल्ला हो रहा है। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के दफ्तर में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में, डीएम के दफ्तर में, एसडीएम के दफ्तर में अंबेडकर जी और भगत सिंह दोनों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। मेरे दफ्तर में भी है, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी है, एलजी के दफ्तर में क्यों नहीं है?
दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो अपना यहाँ फिर से जारी किया। केजरीवाल ने इसे गारंटी पत्र का नाम दिया है और इस पर बाकायदा अपने हाथ से हस्ताक्षर भी किए। घोषणा पत्र जारी करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो दिल्ली वालों को हर महीने 25,000 रुपए का नुकसान होगा। 25,000 रुपए हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों को बचत हो रही है। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि अगर आपने गलत बटन दबा दिया। विरोधियों के वादे को जुमला बताते हुए केजरीवाल ने इस मौके पर 15 गारंटी जारी की, जिसमें पहली गारंटी रोजगार की है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के इलाज की गारंटी, पानी के गलत बिलों में सुधार की गारंटी, छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो किराए में 50% छूट जैसे वायदे शामिल हैं। केजरीवाल ने इस गारंटी पत्र के जरिए दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली योजना का लाभ किराएदारों को भी दिया जाएगा। और अब बात ऐसे मामले की जिसमें पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे को 20 दिन तक अफसरों से लेकर अदालत तक के चक्कर लगाने पड़े। 20 दिन के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शव को ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाने का आदेश दिया। फैसला बेशक दिल्ली में हुआ, मगर ये मामला छत्तीसगढ़ में बस्तर के छिंदवाड़ा गांव का है। सुभाष बघेल नाम के व्यक्ति की मौत 7 जनवरी को हो गई थी। उनके बेटे रमेश ने पिता का शव छिंदवाड़ा गांव में पैतृक जमीन में दफनाना चाहता था, तो गांव वालों ने विरोध कर दिया। इसके बाद ये मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। रमेश बघेल ने हाईकोर्ट में कहा कि ईसाई धर्म अपनाने की वजह से गांव वाले पिता का शव गांव में दफनाने से रोक रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट का कहना था कि अगर लाश गांव में दफनाई गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। रमेश ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाश को गांव से 20 किलोमीटर दूर ईसाई कब्रिस्तान में ही दफनाने का फैसला सुना दिया। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, ये दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे सुनवाई जारी रखने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका भी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि बताएं इन पर कितना जुर्माना लगाया जाए। दरअसल हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 5 अगस्त 2024 को इसे लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का कहना था कि इस मामले का पहले ही निपटारा हो चुका है। विशाल तिवारी ने इसे अदालत में चुनौती दी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। आपको याद दिलाते चलें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान किया गया था। इसकी घोषणा उसके संस्थापक एंडरसन ने की थी। एंडरसन ने वेबसाइट पर एक नोट लिखकर कहा था कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को खत्म करने का निर्णय लिया है। एंडरसन ने यह भी कहा था कि इस फैसले के पीछे कोई विशेष खतरा या व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म अवार्ड्स की घोषणा की थी। इसमें संगीत की दुनिया के भी दिग्गज कलाकारों के नाम शामिल है। शारदा सिन्हा को जहां मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा हुई, वहीं पंकज उदास को भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अरिजीत सिंह, जसविंदर नरूला को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन अब सोनू निगम के बयान से इस मामले ने नया तूल पकड़ लिया है। किसी का नाम लिए बिना सोनू निगम सवाल उठा रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायक अब तक इस सम्मान से अछूते रहे हैं। 2 ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, और एक हैं जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। पोस्टमसली अवार्ड मिल रहे हैं ना। और जो हैं भी उनमें से अलका याग्निक जी, इतना लंबा और कमाल का करियर रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक। श्रेया घोषाल, बहुत समय से वो भी अपनी कला का लोहा मनवा रही है, उनको भी मिलना चाहिए।
ये पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड कलाकार ने पुरस्कारों को लेकर सवाल उठाए हो। शत्रुघ्न सिन्हा ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर इसी तरह की नाराजगी जाहिर की थी। आपने कुंभ में लोगों के बिछड़ने की खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन उसका उल्टा भी होता है। एक भारतीय युवक को इसी कुंभ में उसकी जीवन साथी मिल गई। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में सिद्धार्थ नाम के युवक ने अपनी ग्रीक प्रेमिका पेनेलोपे से पारंपरिक वैदिक विधि से शादी कर ली। पेनेलोपे का कन्यादान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने किया। इस अवसर पर दुल्हन के परिवार के लोग भी मौजूद थे। कुछ वर्षों से वो पूर्णतः सनातन हमारी पद्धति को अपनाती है और भगवान शिव की वो भक्त है और बड़ा डीप स्पिरिचुअल मेडिटेशन और योगा में वो निपुण हैं। सिद्धार्थ और पेनेलोपे का कहना है कि प्रयागराज का तीर्थ स्थल इस समय दुनिया में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जगह है। यहाँ सब कुछ मौजूद है। सिद्धार्थ का कहना था कि जब उसने पेनेलोपे को प्रपोज किया तो उसे भारत या ग्रीस में से कहीं शादी का विकल्प दिया गया, लेकिन अंत में इसके लिए सबने मिलकर भारत को चुना। बात हैदराबाद की कर लेते हैं। यहाँ की हुसैन सागर झील में 2 नावों में भीषण आग लग गई। ये हादसा भारत माता महाआरती कार्यक्रम के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि हुसैन सागर झील में चल रहे भारत माता महाआरती कार्यक्रम के मौके पर आतिशबाजी के लिए पटाखे रखे गए थे। भारत माता आरती के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे। इसके लिए 2 नावों को एक साथ बांध दिया गया था। इन दोनों नावों को किनारे से थोड़ा दूर ले जाकर पटाखे फोड़े जा रहे थे। इस दौरान एक रॉकेट छोड़ा गया जिससे आतिशबाजी के लिए नाव पर रखे पटाखों के ढेर में आग लग गई। इसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि इसने 2 नावों को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, सिर्फ एक आदमी मामूली रूप से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। भारत माता फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल थे, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे से पहले ही दोनों लौट चुके थे। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। एक हैरत अंगेज अपराध को यहाँ पर एक अपराधी ने अंजाम दिया। महिला की गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में डालकर उसे जला दिया। गाजीपुर इलाके में अंजाम दिए गए इस खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या उसके रिश्तेदार ने ही की थी। दोनों पिछले करीब 1 साल से लिव इन पार्टनर थे और लड़की शादी का दबाव बना रही थी। इससे छुटकारा पाने के लिए अमित नाम के आरोपी ने गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी। इसके बाद अपने कैब ड्राइवर दोस्त के साथ मिलकर उसने लाश को सूटकेस में पैक किया और उसे गाजीपुर में सुनसान जगह पर फेंक दिया। लाश की पहचान मिटाने के लिए आरोपी ने सूटकेस को आग के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोटिव इसका यही है कि जो लड़की है वो उससे शादी करना चाह रही थी और क्योंकि फैमिली इसके अगेंस्ट थी और वो भी इसके अगेंस्ट था। अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका और इजराइल ने तनातनी के बीच दिल्ली ईरान की नेवी ने मिसाइलों की ताकत का इम्तिहान लिया और एक बार फिर अपने बारूदी इरादे जाहिर कर दिए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से बताया गया कि फारस की खाड़ी में ईरान की नेवी ने सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसके अलावा सटीक हमले करने वाले ड्रोन और अलग अलग रेंज की टॉर्पीडो की मारक क्षमता भी टेस्ट की गई। ईरान का ये नेवल वॉर ड्रिल जमीन और समंदर दोनों जगह एक साथ चल रहा है। जमीन पर यह ड्रिल ईरान के दक्षिणी प्रांत बुशहर और खुजिस्तान में चल रही है, तो समंदर में अपनी विध्वंसक शक्ति का परीक्षण करने के लिए ईरान ने फारस की खाड़ी को चुना है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बरसों से अदावत चली आ रही है, तो अमेरिका का साथी इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले करने के साथ साथ ईरान को भी धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के सफाए के बाद अक्टूबर में ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल दाग चुके हैं।
और अब बात इजराइल और हमास की, जिनमें युद्ध विराम के बीच इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा लौटने की इजाजत दी तो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। कई दिनों से इंतजार कर रहे फिलिस्तीन के लोगों ने उत्तरी गाजा लौटने की होड़ मच गई है। सबसे बड़ी संख्या पैदल चल रहे लोगों की थी। कुछ लोग बाइक पर थे और इक्का दुक्का परिवार ऑटो और कार में भी थे, यानी जिनके पास जो साधन था उसी से चल पड़ा। इससे पहले 15 महीने से विस्थापित इन लोगों की घर वापसी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि इजराइल ने हमास पर बंधकों की रिहाई में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन कतर के बीच बचाव के बाद हमास ने इजराइल की 2 महिला बंधकों को रिहा किया। तब जाकर इजराइल ने फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा लौटने की इजाज़त दी। इसके बाद सुबह से ही उत्तरी गाजा की तरफ जाने वाले रास्तों पर लोगों की भीड़ नजर आने लगी। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद जब इजराइल ने पलटवार किया था, तब करीब 10 लाख लोगों को घर बार छोड़कर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में शिफ्ट होना पड़ा था। प्रभु श्री राम का जीवन चीन में भी लोगों को राह दिखा रहा है। चीन के एक डांस ग्रुप ने रामायण पर आधारित डांस ड्रामा पेश कर इतिहास रच दिया। इस डांस ड्रामा में प्रभु श्री राम, माता जानकी और भक्त हनुमान से जुड़े प्रसंगों का बेहद खूबसूरती से मंचन किया गया। चीन के 80 कलाकारों ने जब सीता स्वयंवर से लेकर प्रभु श्री राम के वनवास, रावण के हाथों माता सीता का हरण और लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने तक के प्रसंगों पर अभिनय किया तो देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस पेशकश को नाम दिया गया आदि काव्य, द फर्स्ट पोयम, जिसका निर्देशन भी चीन के भरतनाट्यम डांसर शान ने किया। इस डांस ड्रामा के कई कलाकार तो ऐसे हैं जो बरसों से भरतनाट्यम सीखते रहे हैं। खास बात यह कि डांस ड्रामा चीन में प्रचलित उसी रामायण पर आधारित था जिसका अनुवाद चीन के प्रोफेसर जी शियान लिन ने किया था। ये पहला मौका है जब राम कथा पर चीन में इतने बड़े पैमाने पर डांस ड्रामा का आयोजन किया गया है।